Hi everyone, let's talk about CDS पेपर 2025। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है और इट इज़ नॉट वेरी क्लोज टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बट स्टिल क्लोज टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इसीलिए थोड़ा सा अगर हमें CDS एग्जामिनेशन का आइडिया रहे तो अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड एनालिसिस तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर सकता, बट फिर भी फोकस एरियाज हमें पता लग जाते हैं कि सिविल सर्विसेज बॉडी यूपीएससी किन एरियाज पे फोकस कर रही है। आई विल बी गोइंग थ्रू इकोनॉमी सेक्शन ऑफ CDS एग्जामिनेशन 2025 और उस इकोनॉमी सेक्शन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कितने डिफिकल्ट थे, कितने आसान थे और कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि यार ये एरिया मैंने स्किप किया हुआ है या मैंने ये टॉपिक पढ़ा भी है तो इस तरह से नहीं देखा इस टॉपिक को, तो इस तरह से भी देख लेते हैं। तो वो काफ़ी आइडिया अच्छा मिलेगा बिकॉज कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल थे और जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, सर्विस एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। इन पे हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है, हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा था ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। वो डेटा का मतलब क्या है, इसीलिए जो भी ग्राफ्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलते हैं, सारे ग्राफ्स तो नहीं पढ़ सकते बट जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। यहाँ पे ट्रेंड के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया। जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा इस साल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कितने थे, कितने परसेंट थे, कितना परसेंट इंक्रीज था, तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं इसमें। अगर लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन के ऑप्शंस थे, शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज्ड सब्सटैंशियली, एंड सेकंड वाज शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज्ड। तो एक में डिक्रीज्ड सब्सटैंशियली, एक में इंक्रीज्ड, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी हैज़ नॉट डिक्रीज्ड सब्सटैंशियली और कंज्यूमर गुड्स का तो डिक्रीज हुआ है। अब इसकी डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, बट अंडरस्टैंडिंग हमें क्या लेनी है या फिर व्हाट शुड बी आवर लर्निंग। आवर लर्निंग शुड बी कि इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ रहे हो 2024 का, रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2024 का 2025 का भी, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या सिचुएशन है इंडिया में वो इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा because in the past 3-4 years UPSC civil services exam is also asking questions around import and export, तो वहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट अफेयर्स फाइनेंस न्यूज़ में था। द क्वेश्चन वाज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट। ईजी क्वेश्चन मानूंगा मैं क्योंकि प्रोजेक्ट नेक्सस काफ़ी दिन न्यूज़ में था और प्रोजेक्ट नेक्सस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी काफ़ी दिन न्यूज़ में थे और करंट अफेयर्स मैगजीन्स में कवर्ड भी थे काफ़ी अच्छे से। ऑप्शन इसके थे, इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू इनेबल लेबर मूवमेंट, ये तो आप इमीडिएटली हटा सकते हो क्योंकि हम फाइनेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। इसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूज़ की बात हो रही है कि हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल किस तरह से लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात नहीं हो रही थी। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू क्रिएट डेटाबेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को कि यार बी होगा या फिर डी होगा, बट अगर आपने प्रोजेक्ट नेक्सस को थोड़ा सा भी डिटेल में खुले दिमाग से पढ़ा होगा तो आप ये आंसर कर पाते। तो इससे पता लगता है कि यार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, खाली रटने से नहीं होगा। और फाइनेंस न्यूज़, जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ हैं, उसकी रेलेवेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसको भी प्लीज़ इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोड़ देते, हल्का सा भी ढीला छोड़ देते, वहाँ पे फंस जाते। क्वेश्चन था, वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग एज एन आइटम इज क्लासिफाइड एज व्हाट।
जब हम सीपीआई मेजर करते हैं तो हाउसिंग को कहाँ डालते हैं, किस एरिया में वो आता है। हाउसिंग मतलब आएगा रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट तो हमारा, जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो रियल एस्टेट को हम सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं, रियल एस्टेट को हम इंडस्ट्री में नहीं डालते। लेकिन जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें जो पैसा लगता है, स्टील लग रहा है, ब्रिक्स लग रही हैं, वो सब इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। बट रियल एस्टेट को हम सर्विस की तरह मानते हैं। अब यहाँ पर जब हम हाउसिंग की बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, सीपीआई के अंदर हाउसिंग की बात हो रही है, मतलब हम देख रहे हैं कि रहना कितना सस्ता या महंगा है, हाउ चीप और एक्सपेंसिव इज लिविंग इन अ हाउस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचोगे तो शायद आंसर तक पहुंच पाओगे। हमने सीपीआई की बात करी, मतलब हम मेजर करना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन। हाउसिंग में इन्फ्लेशन मतलब हाउसिंग में रहना कितना सस्ता या महंगा है। लेट्स से दिल्ली में 1 साल पहले 40,000 में 200 स्क्वायर फुट का घर मिल जाता था रहने के लिए रेंट पे, अभी वो 50,000 का हो गया है। मतलब 10-20-25% के आसपास प्राइस बढ़ गया, मतलब 25% इन्फ्लेशन हो गया हाउसिंग में फॉर सीपीआई। हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम और चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप जीडीपी से अगर जीडीपी डायरेक्शन में चले जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाउसिंग एज एन आइटम हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि यार रहना कितना सस्ता या कितना महंगा है। रहना कहीं पर भी, रहना मतलब रेंट या फिर मोर्टगेज या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीज़ें खर्च होती हैं। यू टू स्पेंड दिस मनी व्हेन यू लिविंग इन अ हाउस, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं हाउसिंग के अंदर, ये 3-4 चीज़ें आती हैं। अब ये क्या है, रहना क्या है? रहना इज अ सर्विस। when you're living somewhere, it's certainly not a capital good, it's certainly not a consumer durable, it's certainly not a consumer non durable, because खाओगे नहीं उसको, ठीक है ना। इट इज़ अ सर्विस, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई इंसान, अगर आपको रहने के लिए जगह दे रहा है या फिर आपने उससे घर खरीदा है, तो वो एक सर्विस आपने उससे ली है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, देयरफॉर वी आर फोकस्ड अपॉन द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ हाउसिंग। हाउसिंग के प्राइसेस कितना ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम वहां पे कैपिटल गुड की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट जीडीपी, वी आर कंसर्न अबाउट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए उसको एज अ सर्विस, कोर सर्विस माना जाएगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इमीडिएटली एक्सप्लेन करना या क्लैरिफाई करना उतना आसान नहीं है, बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आने भी चाहिए, और आया है तो अच्छी बात है, इससे पता लगता है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस है। और इससे ये भी पता लग जाता है कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी में भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो आ सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली ऑलरेडी आते हैं हर साल एग्जाम में, तो अभी भी रिपीट होंगे या फिर सेम डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट्स द लर्निंग दैट वी कैन गेट। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर न्यूज़पेपर्स में पिछले 1-2 साल से काफ़ी चल रहा है, तो न्यूज़पेपर में ये मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात की गई थी, करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया न्यूज़पेपर, और फाइनेंस न्यूज़ में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात होती है। क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, और ये क्वेश्चन सर्वे से पूछा गया है। विच वन अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया? द आंसर इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो हो सकता था कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के अराउंड वो एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते कि यार जीसीसीज होते क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, हाउ डू दे हेल्प इंडियन इकोनॉमी, बट उन्होंने एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। दे हैव अ राइट टू डू दैट। Not a very good quality question, but at the same time we know the source. Again, economic survey. Economic survey से काफ़ी सारे questions देखने को मिले. That also tells us कि UPSC एग्जाम के लिए भी economic survey important होगा. Question number 65. Which of the following pairs are not correctly matched? Now this is a difficult question because ये majority students को नहीं आता, तुक्का लगा के शायद कर सकते थे, but I don't even expect you to know the answer to this question very clearly without any तुक्काबाजी. एलिमिनेशन यहाँ पे काम नहीं करता बिकॉज नॉट लगा दिया था इन्होंने। करेक्टली मैच पूछा होता तो शायद आ जाते, बट नॉट पे नहीं आ पाओगे। हमें क्लियरली पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट इज रिलेटेड विद करंट अकाउंट, दैट इज रिलेटेड विद डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में वो आएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। ये हमें पता है, ये हमने बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिक
फॉरेन एक्सचेंज लर्निंग में हमने सीखा है ये सारी चीज़। ये गलत हो गया। तो अब हम जहाँ पर भी 3 मेंशनड, अब हमसे पूछा है नॉट करेक्टली मेंशनड, तो जहाँ पर भी 3 मेंशनड है वो सही हो सकता है आंसर, तो हम बस ये वाला एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद हमें पता है कि यार ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं वो शायद इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग से कनेक्टेड हो सकती हैं, है ना। अब एक्चुअली बहुत क्लियर भी नहीं है। ग्लोबल वैल्यू चेन होती क्या है? ग्लोबल वैल्यू चेन ये होती है, फॉर एग्जांपल आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो चाइना से आपने टायर्स मंगा लिए, वियतनाम से आपने इलेक्ट्रिक बैटरीज मंगा ली, ऐसे ऐसे करके आपने अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगाया और एक जगह लाके आपने उसको असेंबल कर दिया। तो वैल्यू चेन है, ग्लोबली आपने एक वैल्यू चेन क्रिएट कर ली, हर एक कंट्री की अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो यस, अगर इस डेफिनेशन को लगाएं सो इट इज रिजल्टिंग इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग। प्रोडक्ट शेयरिंग की बात यहाँ पे हो रही है, प्रोडक्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं। इस लॉजिक से लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। हमसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो जहां पर भी फर्स्ट है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमने एलिमिनेट कर दिया, ये हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं। वी आर स्टिल वेर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो या तो खाली थर्ड इनकरेक्ट है या फिर सेकंड और थर्ड दोनों इनकरेक्ट हैं। इसके बाद भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो सेकंड ऑप्शन है उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिखेंगे, सारे सेक्शंस में दिखेंगे। ट्राई ना करें ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कुछ ना कुछ आते हैं जो आप स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए होते हैं, या फिर थोड़ा सा चेक करने के लिए होते हैं भाई हु हैज स्टडीड इन इवन मोर डिटेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जस्ट लाइक द क्वेश्चन ऑन सीपीआई। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट वो डिफिकल्ट था, ये आसान है। हाउ कैन करेंसी डेप्रिसिएशन स्टिमुलेट एन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स? जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है किसी देश की, किसी नेशन की, तो उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है, नेट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है? एक्सपोर्ट की कॉस्ट कम होगी तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है, लेट्स से $1 was equal to 50 rupees. Now $1 is equal to let's say 80 rupees. So I was exporting let's say shoes and one shoe costed $100. ठीक है ना, या फिर रुपीज में लिख देते हैं क्योंकि मैं तो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। लेट्स से वन शू कॉस्टेड 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ के हिसाब से $100 का हो गया। तो जो फॉरनर है, यूएस का बंदा है, यूके का बंदा है, कहीं का भी है, वो डॉलर्स में पे करेगा तो वो $100 पे करेगा। अब डेप्रिशिएट हो गया, अब शू तो मेरा 5000 का ही रहेगा, लेकिन डॉलर्स में अगर मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू तो काफ़ी कम हो जाएगी, है ना, $60 के आसपास आएगी। तो अब फॉरनर के लिए सस्ता हो गया, वो ही हैज़ टू पे $60 टू बाय दैट सेम शू। तो मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और मेरी एक्सपोर्ट की कॉस्ट कम हो गई। सो इट रिड्यूसेस एक्सपोर्ट कॉस्ट, दैट इज करेक्ट। इट डज नॉट रिड्यूस इम्पोर्ट प्राइसेस, इम्पोर्ट्स इनफैक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उल्टा होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इम्पोर्ट हमारे और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर मैं कुछ सामान खरीदूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेलिंग शूज आई एम बाइंग शूज नाउ, तो मैं 5000 के पहले $100 के पहले शूज़ खरीदता था और 5000 देता था। अभी भी वो तो $100 के ही बेचेगा ना भाई मुझे, वो मुझे 5000 में थोड़ी बेचेगा, वो तो $100 में बेचेगा, वो तो डॉलर्स में बेच रहा है। बट आई हैव टू पे 8000 बिकॉज एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, डिप्रिशिएट हो गई करेंसी। सो नाउ इम्पोर्ट्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। सो सेकेंड वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो करेंसी डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन एक्सपोर्ट कॉस्ट बट इट इंक्रीजेज इम्पोर्ट प्राइसेस, डज नॉट रिड्यूस इम्पोर्ट प्राइसेस। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू मी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, एक और क्वेश्चन कोर इन्फ्लेशन पे, वो भी सीपीआई पे था, ये भी सीपीआई पे। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से और इजी क्वेश्चन है जहाँ पे डेफिनेशन पूछी है। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ऑल नॉन फूड आइटम्स इज कोर इन्फ्लेशन। तो हमें हेडलाइन और कोर के बीच का डिफरेंस पता करना है। अब हमें पता है, हमने अगर बेसिक इन्फ्लेशन के पढ़े हैं तो हेडलाइन और कोर में क्या फ़र्क होता है, फूड और एनर्जी, दो चीज़ हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? बिकॉज दे आर वॉलेटाइल, दे कीप चेंजिंग वेरी फास्ट, तो इसलिए हम हेडलाइन में से इन दोनों को हटा देते हैं। फूड, एनर्जी, ये दोनों हमने हटा दी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ये तभी होगा जब आप फोकस्ड हो और जब आप अच्छे से बेसिक्स कवर करके गए हो, ठीक है।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 68 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 68 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से पूछा गया है। द क्वेश्चन इज पोषण भी पढ़ाई भी, ये किसके अंडर, मतलब ये जो लॉन्च हुआ था इसका मतलब क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये क्वेश्चन पीआईबी में भी आपको मिलेगा, पीआईबी में रिसेंटली कवर्ड था, बट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे लॉजिकल है और कैसे एलिमिनेशन यहाँ पे यूज हो सकता था। आई एम नॉट सेइंग यू कैन यूज एलिमिनेशन एवरीवेयर, बट यू कुड हैव यूज्ड एलिमिनेशन हेयर। क्या है ये क्वेश्चन? पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण मतलब न्यूट्रिशन और पढ़ाई मतलब एजुकेशन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पोषण और पढ़ाई दोनों की बात करता है? ऑप्शन नंबर सी सेज अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन मतलब पढ़ाई। टीचर ट्रेनिंग हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन विद न्यूट्रिशन, तो हटा दो। समग्र शिक्षा अभियान इज अ डिफरेंट स्कीम ऑल टुगेदर, हटा दो। विद्या प्रवेश हैज़ नथिंग टू डू विद न्यूट्रिशन, तो इसको भी हटा सकते हो। सो दिस वे बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड लॉजिक एंड कॉमन सेंस यू वुड हैव कम टू द राइट आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां पर लॉजिक कॉमन सेंस एलिमिनेशन काम करता है। दे वांट टू सी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो। हर क्वेश्चन में सेम टेक्निक या हर क्वेश्चन में खाली नॉलेज नहीं चलेगी। क्वेश्चन 69 पे आते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सी वर्कर्स, द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सी वर्कर्स। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में ये डिस्कस था। इनफॉर्मल, फॉर्मल, गिग वर्कर्स, फ्लेक्सी वर्कर्स, इन सब की डेफिनेशन दी गई थी। सो फ्लेक्सी वर्कर्स आर द वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, मेरे पास 5000 लोगों का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और मैं फ्लेक्सिबली आगे दे पाता हूँ। लेट्स से इन्फोसिस टुमारो वांट्स टू हायर सम पीपल, मैंने इन्फोसिस को 10 कोडर्स दे दिए 2 महीने के लिए। उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो सारे लोग वापस मेरे पास आ गए, उनको 2 महीने का पैसा मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने काम कर लिया। सो इट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स अ न्यू इंडस्ट्री दैट्स कमिंग इन। पहले ये सब इनफॉर्मल हुआ करता था, अब ये सब फॉर्मल होने लगा है। तो गिग वर्कर्स का फॉर्मलाइजेशन बेसिकली फ्लेक्सी वर्कर्स हम बोलते हैं। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है ये जो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस्ड, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है वो पूछा था। नाउ दिस इज अ प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन एंड एट द सेम टाइम अगर आपने सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पोर्टल्स, ये तीनों चीज़ें कवर की हैं तो यू विल फाइंड दीज फैक्चुअल क्वेश्चंस अ केक वॉक। प्लीज़ इनको सीरियसली लेना। इन द अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑल्सो प्लीज़ टेक ऑल ऑफ देम सीरियसली। वाई? बिकॉज यहाँ से 10, 12, 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये 10-15 क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको सीरियसली लेना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों पूछा, लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि जीएसटी के बारे में हमें सब पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के बेसिक्स या फिर जीएसटी में थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। क्वेश्चन था कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जीएसटी के लिए? वी ऑल नो 101st अमेंडमेंट एक्ट था। But what this question tells us is not to forget about goods and services tax. एक दिन लगा के, 2 दिन लगा के जीएसटी के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ के प्लीज कवर कर लीजिएगा उसको, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 नीति आयोग से के ऊपर क्वेश्चन था और लक्ष्मीकांत और इंडिया ईयर बुक, ऐसी बुक्स में ये कवर्ड होते हैं। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग की फॉर्मेशन, नीति आयोग के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। बिकॉज लद्दाख जो है वो रिसेंटली थोड़े साल पहले ही इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, इसलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेसिक्स पे बात कर रहा है। नंबर 1, तो आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए। लक्ष्मीकांत में नीति आयोग एज अ बॉडी इज कवर्ड। इंडिया ईयर बुक में भी नीति आयोग के बारे में बात करी जाती है, तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने नीति आयोग की डिटेल्स अभी तक नहीं पढ़ी हैं, उसकी सारी मेजर जो इंडेसेस वो निकालता है और मेजर रिपोर्ट्स जो नीति आयोग निकालता है, प्लीज़ कवर दोज ऑल्सो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एज आई सेड आई विल बी कवरिंग ओनली इकोनॉमी क्वेश्चंस, मैं और क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूँ, खाली इकोनॉमी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 109, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये जो स्कीम थी इसका एम क्या है? सिंपल क्वेश्चन, स्कीम के बेसिक्स पूछे हैं। परंपरागत पीकेवीवाई का बेसिक ऑब्जेक्टिव या फिर बेसिक जो उसका कंपोनेंट है वो पूछ लिया है, क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने का। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
अगर स्कीम्स अभी तक कवर नहीं करी हैं, प्लीज़ कवर देम। 400 से 500 पेजेस की स्कीम्स होती हैं सारी, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स तो मैंने उठाई नहीं है जो कि इकोनॉमी से कनेक्टेड नहीं है, बट वो भी पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 110 ओल्ड करंट का क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब अगर आपने स्कीम्स डिटेल में कवर करी होती और वो स्कीम्स आपने मिनिस्ट्री वाइज पढ़ी होती तो आपको ये आंसर करने में मुश्किल नहीं होती। बट अगर आपने स्कीम्स ढंग से नहीं पढ़ी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ी, तो आपको ये एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती। तो देखो ये डायरेक्टली आपको 2 क्वेश्चन स्कीम्स के यहाँ पर मिल गए, और ऊपर भी हमने देखे ही हैं स्कीम्स के क्वेश्चन। ओएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन है कि ओएनडीसी में कौन सा करेक्ट है। लॉन्च्ड इन 2021, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओएनडीसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता भी नहीं है। एम टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया, ये हमें पता है, सही बोल रहा है। इंडिया है सरपास चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पार्टिसिपेशन। आई डोंट नो, आई वुड वांट इंडिया टू सरपास चाइना इन ई रिटेल, एंड ई रिटेल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। वो लॉजिक लगा के शायद मैं बोल सकता हूँ इट मस्ट हैव सरपास चाइना, बट आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो। एंड दिस एक्चुअली इज नॉट करेक्ट। चाइना इज इवन अ बिगर कंज्यूमर देन इंडिया एज ऑफ टुडे ऑल्सो। तो आंसर इसका B1 और 2 है। इसलिए मैंने डिफिकल्ट डाला है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, पुरानी चीज़ है। ONDC इज नॉट वेरी न्यू एंड नॉट इवन इन न्यूज़ रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 108, ये भी अगेन पुरानी न्यूज़ से उठाया है। निर्भया फंड जो कि क्रिएट हुआ था आफ्टर देयर वाज अ हॉरिबल रेप इन दिल्ली अ लॉन्ग टाइम बैक। तो उसके बाद जो निर्भया फंड क्रिएट हुआ था वो जो है वो फंड एडमिनिस्टर कौन करता है? तो अगर थोड़ा सा दिमाग खोलते तो शायद पहुंच जाते आंसर पर कि फंड की बात हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडमिनिस्टर करना चाहिए। बट आई वुड नॉट rely too much on that, because Nirbhaya fund is ultimately for safety and security of women. तो women and child, मिनिस्ट्री ऑफ women या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर ऑल्सो कंटेंडर्स। तो इसके ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। स्कीम्स पढ़ ली होती, इंडिया ईयर बुक पढ़ ली होती, तब भी शायद ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 113, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन मानक, अ स्कीम अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम इंस्पायर केटर्स टू व्हाट? अब ये डिटेल्स में जाता है स्कीम्स की। अगर स्कीम्स आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला है और वो 400-500 पेज का है तो आपको पता लग गया है, देख के ही पता लग जाना चाहिए कि यार इसमें ऐसे क्वेश्चंस आंसर अगर मुझे करने हैं तो मुझे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई स्कीम्स का डॉक्यूमेंट है 50 पेज का, 100 पेज का, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यार ऐसे इन डेप्थ क्वेश्चंस मुझे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। The choice is yours. I would recommend that you go through a detailed document. Why? Simple reason कि जो ये डिटेल डॉक्यूमेंट आप स्कीम का पढ़ोगे खाली प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ completely removed planning commission, completely removed 5-year plans. Schemes are all they have in order to do development in the country. तो अगर वो स्कीम से ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो उनका प्राइमरी टूल है, हथियार है डेवलपमेंट का, तो कहाँ से पूछेंगे? इसीलिए स्कीम्स को रट के जाना ज़रूरी है। सारी स्कीम्स की सारे फैक्ट्स, सारी स्कीम्स के सारे फंडामेंटल, सारी स्कीम्स के सारे डिटेल्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू कैन गेट एन एज इन द एग्जामिनेशन। अब आप ये हलवा तो है नहीं, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, तो आपको ये एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि 100 पेज का पढ़ के चले जाऊँ, पढ़ के चले जाओ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, या अच्छे नंबर नहीं आएंगे, प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाएगा, मेंस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप द सेशन वाज यूजफुल। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा CDS के पेपर से, और कुछ ना कुछ आप लोग भी एप्लीकेशन कर पाओगे। यू स्मार्ट इनफ कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आने वाला है उसमें मुझे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून अगेन विद मोर लेक्चर्स एंड थिंग्स related to economy and various other subjects of civil services exam. Take care. Bye bye. Jai Hind.